हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टेप मैटर्स। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करेंगे। हम लोग 2013 में पूछे गए यूपीएससी प्रीलिम्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए उसको डिस्कस कर रहे हैं, 2 क्वेश्चंस पर वीडियो। तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। With reference to the usefulness of the byproducts of the sugar industry, which of the following statements are correct? शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। बागैस कैन बी यूज्ड एज, फर्स्ट ऑप्शन, बागैस कैन बी यूज्ड एज बायोमास फ्यूल फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी। ये आप देखिए, पहला क्वेश्चन मतलब जो पहला ऑप्शन है वो रिलेटेड है बागैस से। सेकेंड ऑप्शन, मोलासेस कैन बी यूज्ड एज वन ऑफ द फीड स्टॉक्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर्स। थर्ड, जो सेकेंड ऑप्शन है वो मोलासेस के बारे में है। फिर थर्ड ऑप्शन में मोलासेस कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। मतलब इतना तो समझ में आ रहा है कि ये जो बागैस हैं, मोलासेस हैं, ये शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं। जरूरी नहीं कि सबको पता हो, सारे स्टूडेंट्स को पता हो कि ये बागैस मोलासेस क्या होते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, बट अभी क्योंकि हम लोग इसका एनालिसिस कर रहे हैं तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि ये बागैस क्या होता है। तो बागैस क्या होता है, ये कुछ भी नहीं होता। ये मतलब आपने शुगर केन से जब सारे जूस निकाल लिए, एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं, उसके बाद जो फाइब्रस मटेरियल बचता है, मतलब आप गन्ने से सारे उसका जूस निकाल लीजिए तो वो जो डंटी जैसा बचता है ना निकालने के बाद, वही होता है बागैस। ठीक है, तो अब इसमें पूछ रहा है कि क्या इसका हम लोग ये जो लास्ट में बचा फाइब्रस रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर क्रशिंग शुगर केन, क्या उसका इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी? हाँ, किया जा सकता है। उसे आप एनर्जी जनरेशन के लिए यूज कर सकते हैं, कैटल्स को भी खिलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो करेक्ट हुआ। सेकेंड ऑप्शन देखिए, मोलासेस कैन बी यूज्ड एज वन ऑफ द फीड स्टॉक्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर्स। सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होता है? सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर्स आपको पता होगा कि फार्मर्स जो होते हैं वो केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर्स की कॉम्पोजिशन का अगर मैं बात करूँ तो वो मेन 3 न्यूट्रिएंट से मिलकर के बनते हैं। उनके कॉम्पोजिशन में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये होते हैं उनके कॉम्पोजिशन में। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो मोलासेस का डायरेक्ट, मोलासेस को आप यूज नहीं कर सकते हो एज अ डायरेक्ट फीड स्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग दिस सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर्स। डायरेक्ट फीड स्टॉक के तौर पे ये नहीं यूज होता है, क्योंकि ये जिस न्यूट्रिएंट से बनते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब चीज़, ये या तो आप नेचुरल गैस को प्रोसेस करके बना सकते हैं या फिर आप मिनरल और से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये इसीलिए मोलासेस का तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन, मोलासेस कैन बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। हाँ, मोलासेस का यूज हो सकता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। अब देखिए 2013 में इथेनॉल, प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल इनडायरेक्टली था इन इथेनॉल के प्रोडक्शन से रिलेटेड। 2023 में इथेनॉल प्रोडक्शन पे 2023 में इथेनॉल प्रोडक्शन पे क्वेश्चन था। फिर से यूपीएससी ने सेम थीम को रिपीट किया था, प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल ब्लेंडिंग पे क्वेश्चन था, कुछ 15% इथेनॉल ब्लेंडिंग पे 2023 में क्वेश्चन था। इसीलिए पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बार अच्छे से आप गो थ्रू कर लीजिए सारे पीवाईक्यूज से, बहुत सारे पीवाईक्यूज रिपीट भी होते हुए दिखेंगे। तो इसका अगर मैं करेक्ट ऑप्शन बोलूँ तो वो होगा 1 और 3, सी करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। अच्छा, मैंने बताया नहीं मोलासेस क्या होता है। मोलासेस क्या होता है कि ये थिक डार्क ब्राउन जूस ऑब्टेन फ्रॉम रॉ शुगर ड्यूरिंग द रिफाइनिंग प्रोसेस। आपने जो शुगर ऑब्टेन किया था उसका जब रिफाइनिंग प्रोसेस में एक बहुत गाढ़ा सा डार्क ब्राउन कलर का आपको एक ये मिलेगा, जूस मिलेगा, ऑब्टेन होगा, उसी को कहते हैं मोलासेस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। वेरिएशंस इन द लेंथ ऑफ द डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन आर ड्यू टू। पूछ रहा है कि जैसे कि अगर मैं नदर्न हेमिस्फेयर का बात करूं, क्योंकि इंडिया इंटायरली नदर्न हेमिस्फेयर में है, राइट, तो ये पूछ रहा है कि गर्मी के दौरान देखने को मिलता है कि जो दिन होते हैं वो ज़्यादा लंबे होते हैं नाइट्स के मुताबिक, और यही ठंडा में देखा गया है कि नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज। तो ये पूछ रहा है इसके पीछे का रीज़न क्या है, बताइए। Variations in the length of daytime and nighttime from season to season are due to, first option, Earth's rotation on its axis. क्या ये इसका रीजन है? Second option, the Earth's revolution round the sun in an elliptical manner. Third option, latitudinal position of the place. Fourth option, revolution of the Earth on tilted axis. Earth का फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इसका करेक्ट, ये तो इनकरेक्ट है।
अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस का कोई लेना देना नहीं है सीजन के वेरिएशंस में, ठीक है। याद रखिएगा, ये जब भी ये डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन पे क्वेश्चन आता है ना, तो वो रोटेशन से नहीं रिवॉल्यूशन से रिलेटेड होता है। वो मतलब रिस्पेक्टिव पोजीशन ऑफ द सन एंड मतलब ये जो अर्थ जिस तरीके से टिल्टेड होता है टुवर्ड्स द सन, गर्मी में नदर्न हेमिस्फेयर हमारा जो होता है वो सन की तरफ टिल्टेड होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ समर सीजन्स में हमारा समर सोलिस्टिस चलता है, ठीक है, तो नदर्न हेमिस्फेयर जो होता है वो टिल्टेड होता है सन की तरफ, मतलब सन जो होता है वो ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ठीक है। तो रोटेशन से तो रिलेटेड नहीं है। अब द अर्थ्स रिवॉल्यूशन राउंड द सन इन एन इलिप्टिकल मैनर, सेकेंड ऑप्शन भी गलत है। रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन टिल्टेड एक्सिस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्यों वेरिएशंस देखने को मिलता है। जब भी वेरिएशंस का मैं बात कर रही हूँ डे टाइम एंड नाइट टाइम में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चीज तो आपको याद रखना है कि एक रिवॉल्यूशन होगा जो कि अर्थ लगा रहा है अराउंड द सन, एंड सेकेंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है टिल्टेड एक्सिस। ये दोनों चीज दिखेंगे ना तभी करेक्ट आंसर बनेगा। तो डी इज द करेक्ट, मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वही करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू।